आज हम फोर्थ टेक्निक क्रोमेटोग्राफी की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली इसका नाम है HPLC, हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और इसका हमने इंट्रोडक्शन देखना है। बेसिकली डिटेल में हम बात नहीं करेंगे इसके मुतालिक। तो HPLC जैसे नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे या तो हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर, तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं मेनली। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और यहाँ पे जो प्रेशर लगता है वो भी हाई होता है HPLC में। और मुझे याद है कि मैंने आपको इसकी रीज़न भी बताई थी कि क्यों यहाँ पर प्रेशर हाई लगता है। तो दोबारा भी बता दूं, यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज होता है उसका जो साइज होता है वो आप रिड्यूस कर देते हो। साइज रिड्यूस होने से फाइनली डिवाइडेड उसे कर देते हो, तो जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया जो होता है वो उसका बेसिकली इंक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो एब्जॉर्प्शन होगी वो इंक्रीज कर जाती है। तो अब यहाँ पे साइज डिक्रीज होने से एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो होती है कि फ्लो ऑफ मोबाइल फेज जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। जब फ्लो ऑफ मोबाइल फेज डिक्रीज करता है तो हमें बाहर से हाई प्रेशर लगाना पड़ता है। यही रीजन होती है कि हम इसको HPLC कहते हैं। ठीक है जी। और HPLC जो होती है ये क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में यूज होती है। इसकी रेजोल्यूशन हाई होती है, प्रेशर ज्यादा लगता है, इसमें लेस टाइम कंज्यूम होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। और स्मॉलर साइज्ड स्टेशनरी फेज यहाँ पर आप यूज करते हो। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेपरेशन प्रिंसिपल की, सेपरेशन प्रिंसिपल, तो इसमें जनरल रूल ऑफ थंब यूज होता है, यानी कि पोलैरिटी जो मेन हम स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, पोलैरिटी ऑफ एनालाइट, जो एनालाइट्स यानी कंपोनेंट्स है उनकी पोलैरिटी मीट करनी चाहिए या मैच करनी चाहिए पोलैरिटी ऑफ स्टेशनरी फेज के साथ। पोलैरिटी ऑफ स्टेशनरी फेज और स्टेशनरी फेज की पोलैरिटी टोटली डिफरेंट हो पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज से। पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज, तो यहाँ पर अच्छी इंटरेक्शन को अचीव करने के लिए या अच्छी सेपरेशन करवाने के लिए जो एनालाइट होते हैं वो स्टेशनरी फेज के साथ अच्छे से अट्रैक्ट होने चाहिए, लेकिन ज्यादा स्ट्रोंगली ना अट्रैक्ट हो, क्योंकि आपको पता है कि फिर वो रिटेंशन टाइम जो है या सेपरेशन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये रीजन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं वाई हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर ही क्यों यहाँ पे यूज होता है, तो मेनली स्टेशनरी फेज जो होता है इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन के स्मॉल पार्टिकल साइज, स्मॉल पार्टिकल साइज होता है जो कि 5 to 10 माइक्रोमीटर के दरमियान में होता है। ठीक है। इसके बाद पैक्ड अंडर हाई प्रेशर, ये जो स्टेशनरी फेज होता है इसको अंडर हाई प्रेशर के आप पैक्ड करते हो, तो इससे भी जो पार्टिकल साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्पेस होती है एक्चुअली ये ऐसे फिल हो जाता है जैसे सैंड होती है ना, ये वैसे फिल हो जाता है। जबकि बड़े बड़े पार्टिकल होते तो उनमें स्पेस आ जानी थी। छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो स्पेस जो है वो कवर कर लेते हैं, वॉइड्स उनके दरमियान क्रिएट नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये रीजन होती है कि स्पेस नहीं रहती, और यहाँ पे जो फ्लो रेट होता है मेनली, फ्लो रेट होगा जो मोबाइल फेज का वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो हमें ऑलमोस्ट जो प्रेशर लगाना पड़ेगा यहाँ पे वो 68 to 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तकरीबन, जो कि पाउंड
पर स्क्वेयर इंच में अगर आप बात करें तो वो 1000 से 5000 पाउंड पर स्क्वेयर इंच तक का होता है। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एचपीएलसी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की बुनियाद पर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, नंबर 3 आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट में वही फिफ्थ आ जाती साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो ये ऑलरेडी हम इनको स्टडी कर चुके हैं, तो ये कॉमन है, सबकी टाइप्स जो हैं वो ये कॉमन ही है। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की। मेन हमारा जो गोल है वो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसकी, के कंपोनेंट्स कौन से हैं और ये वर्क कैसे करती है एचपीएलसी। तो जनरल मैं आपको बताऊं तो एचपीएलसी जो है ये मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। थ्री पार्ट्स। नंबर वन है आपके पास सॉल्वेंट डिलीवरी सेक्शन, सॉल्वेंट डिलीवरी सेक्शन। नंबर टू है आपके पास सेपरेशन सेक्शन। नंबर थ्री है आपके पास डिटेक्शन यूनिट। तो ये बेटा तीन यहाँ पे मेनली इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं एक जनरल आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि ये है हमारे पास फर्स्ट सॉल्वेंट रेजरवायर, रेजरवायर जिसमें सॉल्वेंट स्टोर होता है, रेजरवायर। और फिर ये जाता है पंप तक। पंप से, यहाँ पे भी पंप है, मैं आपको बताता हूँ, ये मिक्सचर, और इसके बाद पंप, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है सेकंड सॉल्वेंट रेजरवायर। तो हमारे पास मेनली दो रेजरवायर हैं, नंबर वन और नंबर टू। तो यहाँ पर दोनों में सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट जाते हैं मिक्सचर पे, मिक्सर इन्हें क्या करता है, मिक्सअप करता है, और मिक्सअप होने के बाद ये पंप तक चले जाते हैं। ठीक है, और पंप दोबारा से इन्हें मिक्सचर पर भेजेगा, मिक्सचर पर भेजकर ये, यानी पंप सॉल्वेंट को इधर से लेकर आता है, पहले सॉल्वेंट को, और दूसरा पंप दूसरे सॉल्वेंट को मिक्सचर तक लेकर आता है। ठीक है, इसके बाद मिक्सचर इन्हें मिक्सअप करता है और फिर ये भेज देता है इंजेक्टर की तरफ। इंजेक्टर से आगे ये जाते हैं, दो कॉलम होते हैं हमारे पास, एक होता है गॉड कॉलम और दूसरा होता है हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। ये दो कॉलम होते हैं, और इसके बाद फिर ये चले जाते हैं जी डिटेक्शन की तरफ। डिटेक्शन के बाद ये स्पेक्ट्रा जो होता है आपको वो मिल जाता है सेपरेशन का, और ये हर कंपोनेंट का अलग से स्पेक्ट्रा होता है। तो ये मेन डायग्राम थी एचपीएलसी की सेपरेशन प्रोसेस की। अब मैं आपको वन बाय वन जितने कंपोनेंट्स हैं उनके मुतालिक बताता हूँ। तो उसमें क्या है बेसिकली आपके पास वो देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले है हमारे पास रेजरवायर्स, सॉल्वेंट रेजरवायर या मोबाइल फेज स्टोर करने वाले हमारे पास रेजरवायर्स होती हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये रेजरवायर्स हैं, और इनमें होता है मोबाइल फेज मेनली,
और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। इसके बाद आगे यहाँ पे डी गैसर लगे होते हैं। डी गैसर क्या करते हैं कि जो बबल्स वगैरह बन रहे होते हैं उनको रिमूव करवाते हैं। डी गैसर, डी गैसर। ठीक है, इसके बाद ये आ जाता है वैक्यूम पंप पे। ये आ जाते हैं कंपोनेंट या सॉल्वेंट जो होते हैं, ये वैक्यूम पंप पे आ जाते हैं। वैक्यूम पंप से फिर ये चले जाते हैं मिक्सचर पे। ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर है। अब मिक्सचर क्या करता है, इन्हें मिक्सअप करता है तमाम सॉल्वेंट्स को होमोजीनियसली। इसके बाद ये चले जाते हैं पंप पे। पंप, पंप जो होता है आपको पता है प्रेशर डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पंप जो होता है ये चीजों को ट्रांसफर करता है हाई प्रेशर के साथ दूसरे पार्ट की तरफ। तो पंप का फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर करेगा मोबाइल फेज जो होंगे उनको ट्रांसफर करता है। ये आगे, ये है इक्विलिब्रियम कॉइल। इसके बाद हमारे पास कॉलम आ जाता है जिसका नाम होता है बेटा गॉड कॉलम। ये कॉलम है, इसको कहते हैं गॉड कॉलम, GAUD। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम कॉइल होती है, इक्विलिब्रियम कॉइल। अब होता क्या है बेसिकली, इक्विलिब्रियम कॉइल जो है ये अगर थोड़ी भी कमी रह जाए कि आपके सॉल्वेंट अच्छी तरह से हल नहीं हुए, तो ये हल करने में मदद देती है। इसका फंक्शन ये होता है। और जो गॉड कॉलम होता है ये इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, रिमूव्स इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो जितनी भी कोई इम्प्योर चीजें होती हैं वो ये गॉड कॉलम जो होता है वो उनको रिमूव करता है। इसके बाद सॉल्वेंट जो होता है या मोबाइल फेज जो होता है वो मूव करता है आगे की तरफ। ठीक है, और उसके बाद वो आ जाता है। एक मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर देख। जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये आगे सॉल्वेंट जो होगा मूव करेगा, ये होता है स्प्लिटिंग वाल्व। ठीक है, स्प्लिटिंग वाल्व। और ये फिर आगे मूव करेगा हमारे पास सैंपल इंजेक्टर की तरफ। सैंपल इंजेक्टर क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर आप जो सैंपल मिक्सचर होता है ना, कंपोनेंट जो आपने सेपरेट करवाने हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आप इंजेक्शन ऑफ सैंपल करवा देते हो। यहाँ पे ना सैंपल इंजेक्टर के अंदर इंजेक्शन ऑफ सैंपल होगी। और आगे फिर ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेज के अंदर ही सैंपल मिक्सचर जो होता है यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं एक सिरिंज की मदद से। और फिर हमारे पास आता है मेन कॉलम जो होता है वो, जिसको आप सेपरेटिंग कॉलम का नाम देते हैं। और यहाँ पे आपके पास ये इस तरह की शेप होती है इसकी। और यहाँ पे बैंड्स बन जाते हैं, ये एक बैंड बन गया सेपरेशन, और इसमें स्टेशनरी फेज फील्ड होता है। ठीक है, तो ये बैंड्स इसमें फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डिटेक्टर में ये जो स्प्लिटिंग वाल्व था ना, इससे एक और लाइन भी निकलती है वेस्ट की तरफ, कि जो एक्स्ट्रा मोबाइल फेज होगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ के बाद डिटेक्टर पे जाएगा, डिटेक्टर के बाद आपको जो ग्राफ मिलता है वो ऑब्टेन हो जाता है। और ग्राफ आपको बताता है रेजोल्यूशन के आया जो सेपरेशन हुई है वो ठीक हुई है या नहीं हुई। तो मेन ये इंस्ट्रूमेंट था आपके पास HPLC का।
इसके बाद थोड़ा बहुत हम इसको फर्दर देख लेते हैं कि सॉल्वेंट रेजरवायर जो है ये क्या होती है। सॉल्वेंट रेजरवायर बेटा ये एक ग्लास या स्टेनलेस स्टील से बना हुआ एक कंटेनर होता है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ, ठीक है। और ये अ कपल ऑफ कैपेबल ऑफ होल्डिंग अप टू अ लीटर ऑफ मोबाइल फेज, ठीक है। तो इसमें एक मोबाइल फेज यानी 1 लीटर तक का मोबाइल फेज जो है वो स्टोर हो सकता है, इसको होल्ड कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जो मोबाइल फेज आप ले रहे हैं वो इन एक्सपेंसिव होना चाहिए, नॉन क्रोसिव होना चाहिए, हाई ग्रेड HPLC ग्रेड का होना चाहिए, यानी उसकी प्योरिटी 100% होनी चाहिए। तो ये बात भी आपने साथ साथ मद्देनजर रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पंप्स। तो दो तरह के पंप्स हमने देखे हैं HPLC में। तो पंप्स जो होते हैं यूजुअली ये इंक्रीज करते हैं प्रेशर ऑफ मोबाइल फेज, प्रेशर ऑफ मोबाइल फेज को इंक्रीज करते हैं। पंप्स यूजुअली रिक्वायर्ड होते हैं, फ्लो रेट जो होता है मोबाइल फेज का, मिसाल के तौर पर ये प्रेशर पे होता है मोबाइल फेज जो होता है ना, 1 to 550 बार जो है प्रेशर, इस रेंज पे ये मोबाइल फेज फ्लो करता है, ठीक है। तो ये जो पंप होते हैं ये कैपेबल होते हैं हाई प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये पंप्स जो है मेनली ये प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज होते हैं ताकि अच्छे से मोबाइल फेज मूव कर सके। इसके बाद आ जाते हैं पंप फैक्टर। तो मेनली जो पंप्स होते हैं वो जब यहाँ पे प्रेशर हो है अप्लाइड करते हैं, आप प्रेशर अप्लाइड, ये डिपेंड करता है मेनली दो चीजों पे। एक तो लॉन्गर लेंथ ऑफ कॉलम और दूसरा शॉर्टर लेंथ। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कि अगर कॉलम की जो लेंथ है वो अच्छी हो तो सेपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो लॉन्गर लेंथ होगी तो आप हाई प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, हाई प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर शॉर्टर लेंथ होगी तो आप लो प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि शॉर्टर लेंथ में आपको पता है मोबाइल फेज स्लोली मूव करेगा तब अच्छी सेपरेशन होगी, जबकि लॉन्गर लेंथ में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है तो आप हाई प्रेशर अप्लाई करके मोबाइल फेज को तेजी से मूव करवा सकते हो। इसके बाद सेकंड फैक्टर जो है वो डायामीटर पे भी डिपेंड करता है, ये तो लेंथ हो गई। सेकंड जो होता है वो डायामीटर ऑफ स्टेशनरी फेज, डायामीटर स्टेशनरी फेज। तो बेटा अगर लार्ज साइज का हुआ स्टेशनरी फेज तो मूवमेंट इजीली हो जाएगी, लो प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर छोटे छोटे साइज का हुआ तो हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद प्रेशर जो होता है वो मोबाइल फेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तो विस्कस हुआ मोबाइल फेज तो हाई प्रेशर, अगर लेस विस्कस हुआ तो लो प्रेशर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ पंप्स। तो पंप्स जो है वो दो तरह के हैं, एक तो कांस्टेंट प्रेशर पंप और दूसरा होता है कांस्टेंट फ्लो पंप। तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर पंप में क्या करना होता है कि आप या तो इसकी स्पीड जो है वो हाई कर सकते हो या लेस कर सकते हो, ठीक है। आइदर स्पीड में हाई और लेस, लेकिन
प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। स्पीड यहाँ पे हाई हो सकती है, वेरी कर सकती है, जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो फ्लो रेट जो होगा यहाँ पे डिफरेंट होगा। फ्लो रेट डिफरेंट होगा। तो ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, बट फ्लो रेट शुड बी कांस्टेंट। यहाँ पे फ्लो रेट भी कांस्टेंट होगा। स्पीड चूंकि कांस्टेंट होगी तो रेट जो होता है उसको टाइम से डिवाइड करना होता है। 5 सेकंड बाद स्पीड थी 10, 10 सेकंड बाद स्पीड अगेन 10, 15 के बाद भी 10, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा रेट ऑटोमेटिकली। फ्लो रेट यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए। तो पंप के लिए क्राइटेरिया कौन सा है कि कैसे पंप सिलेक्ट करते हैं? तो नंबर वन, पंप्स जो होने चाहिए वो रिलायबल होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए, और हाई वॉल्यूम जो है उसको ये कैरी कर सकते हो। और ये प्रीसाइज होने चाहिए, प्रीसाइज एंड एक्यूरेट। प्रीसाइज एंड एक्यूरेट होने चाहिए। और ये डिलीवर करना चाहिए सॉल्वेंट इन्हें 8,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच की स्पीड के साथ। ठीक है, तो ये इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कॉलम इन एचपीएलसी। तो एचपीएलसी में हमारे पास मेनली दो तरह के कॉलम होते हैं। तो मैंने आपको बताया भी है कि नंबर वन है हमारे पास गॉड कॉलम, और नंबर टू पे हमारे पास आ जाएगा सेपरेटिंग और एचपीएलसी कॉलम। तो दो तरह के हमारे पास कॉलम होते हैं। अगर हम बात करें नंबर वन की, जिसका नाम है गॉड कॉलम, जो गॉड कॉलम होता है इसकी लेंथ जो होती है वो 2 to 10 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज यूज होता है कॉमनली वो रेजिन होता है या सिलिका जेल होता है। और फंक्शन जो होता है गॉड कॉलम का वो इम्प्योरिटीज को रिमूव करना होता है, रिमूव इम्प्योरिटीज। ठीक है जी, तो ये पर्पज होता है इसका। इसके बाद एचपीएलसी आर सेपरेटिंग कॉलम। तो इसमें क्या होता है मेनली के लेंथ जो है वो 10 to 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और डायामीटर जो है इसका, ये लेंथ है, डायामीटर जो है इसका वो 5 to 6 मिलीमीटर इसका डाया होना चाहिए। और यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज यूज हो रहा है वो हाई प्योरिटी का होना चाहिए। और कॉमनली यूज जो स्टेशनरी फेज होता है यहाँ पे वो सेलुलोज होता है। सिलिका जेल और रेजिन या पॉलीमर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसके इंस्ट्रूमेंट की बात हमने कर ली है। अब यहाँ पे ना एचपीएलसी में कुछ डिटेक्टर्स भी होते हैं, तो मैं आपको जस्ट उनके नाम्स बताऊंगा, उनके नेम्स बताऊंगा। एचपीएलसी डिटेक्टर्स, तो
एचपीएलसी डिटेक्टर क्या करते हैं कि मेनली ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर वन, अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जस्ट आप नाम ही इनके देख लीजिए, अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो जरूर पढ़े इन्हें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। नंबर टू, कंडक्टिव मेथड्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप क्या देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस, कि पहले एंगल था 50, जब यहाँ पे कंपोनेंट ऐड हुए तो उसका एंगल हो गया 60। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंज है उसको देख के आपने डिटेक्शन कर ली। कंडक्टिव मेथड में लाइक पहले प्योर वाटर आ रहा था, मोबाइल फेज था, और उसमें जब NaCl डाल दिया तो डेफिनेटली NaCl क्या करेगा, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर आप डिटेक्शन किस बेस पे करोगे, उसकी कंडक्टिविटी की बुनियाद पर, कि NaCl को डालने से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है। तो ये जो दो डिटेक्टर हैं इनको बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर भी कहते हैं। बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर। ठीक है जी। इसके बाद सोल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर भी होते हैं। सोल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर, ये आपके पास यूवी डिटेक्टर हो सकते हैं और फ्लोरिसेंट डिटेक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हो सकते हैं। कंडक्टर्स हो सकते हैं, और फोर्थ पे मैस स्पेक्ट्रल डिटेक्टर हो सकते हैं। और मल्टी पर्पस डिटेक्टर हो सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थी डिटेक्टर्स की, और ये होपफुली आपको याद रहेंगे इनके नाम। बाज का ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा डिटेक्टर जो है वो एचपीएलसी में यूज होता है और कौन सा नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। तो मेनली हमारा जो पर्पस था वो एचपीएलसी का इंट्रोडक्शन देखना था, ताकि कोई जो एक आध एमसीक्यूज आए तो वो कवर हो सके। तो आज का लेक्चर फिर यहीं पर ही एंड होगा। कोई सवाल है तो बता दें। कल लास्ट जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी है, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखना है। जी।